चले सर, आप क्लास में थे, आपने मुझे याद नहीं दिलाया रिकॉर्डिंग। भी जानवी, तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ आ रहा है? सर टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमने ऑन रखा है पर वो ब्लैक स्क्रीन बता रहा है। ओके, बहुत त्रास है ना ऑनलाइन, ये झंझट वो झंझट। माही को आइडिया लग गया, माही शेठ, माही पटेल। इससे पहले वाला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है, a heating element using nichrome, a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 एम्पियर। मतलब मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है इतने में, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 230 वोल्ट दिया होगा। हाँ, और इनिशियल करंट दिया, इनिशियल करंट को मैं I1 बोल देता हूं, 3.2 एम्पियर। जो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन होके स्टडी करंट मतलब हो गया I2, 2.8 एम्पियर। A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 एम्पियर। इनिशियली इतना करंट ले रहा था, पर थोड़ी देर बाद में वो करंट कम होके कितना हो गया, 2.8 एम्पियर। तो बताओ वो स्टडी टेम्परेचर क्या होगा? इनिशियली I1 के रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है वो T1 था, वो रूम टेम्परेचर था, तो मतलब 300 केल्विन। तो बताओ यहाँ पर T2 वो स्टडी टेम्परेचर T2 क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला है। और जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो हमने दे दिया है उस मटेरियल का, अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कर लिया सबने इतना रीड? अब हो या तो मुझे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पता है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, क्या मुझे रेजिस्टिविटी का पता है? दोनों ही डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। क्या लगता है आपको क्या यूज करना चाहिए? पहले उन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? पहली बात तो यस करते का ये जो पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किया था वही वाला, वही यूज करेंगे, पर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, कैसे निकालूं? रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस निकलेंगे क्योंकि दो आई दिए हुए हैं। वेरी गुड, वही वेरी गुड। तो ये सबका दिमाग दौड़ना चाहिए कि भाई फॉर्मूले तो दो ही है। एक फॉर्मूला है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ऐसा फॉर्मूला बताया है मैंने। या एक R की जगह रो आ जाता था, रेजिस्टिविटी। अब अगर यहां पर भी अल्फा अल्फा दिया है तो फॉर्मूला तो ये यूज होगा। तो मेरे लिए कौन सा यूज करना फायदेमंद था? तो मैंने देखा रेजिस्टेंस नहीं है, बट भाई 10th स्टैंडर्ड में किसी ने ओम्स लॉ पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है वोल्टेज और करंट से। वो तो दिया है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये किस काम की, ये भी सोचना जरूरी है कि करंट क्यों दिया हुआ, वोल्टेज क्यों दिया हुआ है, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, आर टी इज इक्वल टू, आर टी को मैं क्या कर देता हूँ, R2 कर देता हूँ। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि मैं RT की जगह R2 लिख रहा हूं? ये रूल रखना है हमेशा, जो यहां पर होगा वो टेम्परेचर यहां पर होगा, और जो यहां पर होगा वो टेम्परेचर यहां पे होगा। तो मैं वो चीज फॉलो कर रहा हूं, देखो हाँ, चिटिंग नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। ओके, अब R2 को मैं लिख सकता हूं V बाय I2, R1 को लिख सकता हूं V बाय I1, ओम्स लॉ तो यही बताता है, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब यहां से आप कर सकते हो, सब वैल्यू मैंने दे चुका हूं। हमको निकालना क्या था, हमें निकालना था T2 का वैल्यू।
V का वैल्यू कितना है, वैसे तो कट जाएगा पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए किसी को पेट दर्द ना हो लिख देता हूं 230 बाय I2 का वैल्यू 2.8, यहाँ पे 230 बाय 3.2, 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और T2 निकालना था, और T1 रूम टेम्परेचर मतलब T1 300 केल्विन दिया हुआ है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, पता है ना सबको, इसलिए मैं वो रख रहा हूं। बहुत जगह डिफरेंस होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ हर बार एक ही चीज याद रखो, कन्वर्ट करके लिखने का। ओके, ओम 867 डिग्री सेल्सियस में आया है यश का आंसर, तो 8 डिग्री अगर 867 आया है तो उसको कैल्विन में प्लस 273 करके आ जाएगा 1027, नहीं हाँ रुको, नहीं नहीं नहीं, हाँ डिग्री सेल्सियस में दिया, तो कैल्विन में करने के लिए अब आगे पीछे कर सकते हैं, 867 सही है। इस वाले से जो आंसर आएगा वो मोस्टली कैल्विन में आएगा, तो मतलब प्लस 273 कर देना 867। दृष्टि को पता लगा गए, मोदी जी को, विश्वा मोदी जी, मतलब मोदी पे जी लगाना पड़ता है। यस सर। मानुष मुझे पता लगा, यस सर। पक्का? हाँ चामी सर विधि बोलिए। यस विश्वा, हाँ सर, ये आंसर T2 का केल्विन में नहीं आएगा? ये कैल्विन में आए, ये कैल्विन हाँ, में तो आए। उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कैल्विन इज दी ऐसा ही वहां पे भी छोड़ोगे तो चल जाएगा। वो नोट्स में मुझे सीबीएसई के में देख रहा हूँ वहां डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं, कैल्विन का आंसर तो ऑलवेज चलेगा ही चलेगा, वो तो ऐसा ही नहीं। ओके चलिए, तो यहां से मैं आपके छोड़ता हूँ ये चीज सॉल्व करने के लिए। 230 से 230 उड़ा देना, 3.2 को एलएचएस में भेज देना, -1 को एलएचएस में भेज देना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। ये इतना डेटा लिख के रखो और जगह छोड़ छोड़ के रखो सबके लिए, तो बाद में उधर ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये हो जाएगा आपके सीबीएसई के नोट्स के अकॉर्डिंगली, और 20 ये हो जाएगा जीएसीबी। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से कैसे अलग होता है, कोई ये बता सकता है? अभी तक जो कर रहे थे, क्या चीज ऐसी थी जो वहां सब जगह दे रही थे और यहाँ देने की बजाय निकालने को बोल दिया गया? अच्छे से रीड करो, डेटा है बहुत सारा, डेटा लिख के जाओ साथ में, पता लग जाएगा। यस वर्तिका। टेम्परेचर। टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर निकालने को बोला, चलो वो तो निकालने को बोला जाता था, बट अल्फा। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में एक और है। वेरी गुड यश, यस वर्तिका। अल्फा। यस भाई, अल्फा तो दिया ही नहीं है अभी तक, तो अल्फा दिया होता था तो टेम्परेचर निकल पाता था, पर इस वक्त टेम्परेचर भी मांगा और अल्फा भी नहीं दिया। बट क्या निकाला जा सकता है अल्फा? इज देयर एनी वे? कुछ दिया है क्वेश्चन में अल्फा निकालने के लिए? रीड करो अच्छे से। दो इक्वेशन बन सकते हैं,
इतना डेटा दिया हुआ। देखो क्वेश्चन में रीड करता हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस, सही बोल रहा हूँ, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट। जानते हो आइस पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट जानते हो क्या होता है? वही आइस पॉइंट होता है। दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो एक टेम्परेचर दिया, मान लेता हूं मैं इसको T1, 0 डिग्री सेल्सियस, और T1 पर टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है? R1, वो है कितने गया, 5 ओम। एंड एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट जानते हो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जानते हो तो स्टीम पॉइंट भी जानते हो, 100। तो T2 का वैल्यू दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। उस वक्त उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़कर हो गया, कितना कितना आ गया यार, ढूंढ जाओ, 5.23 ओम्स। अब बोला है कि अगर उस थर्मोमीटर को हमने एक गर्म पानी में रख दिया, बहुत गर्म था, तो रखने के बाद हमने देखा उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R3 5.795 ओम। तो बताओ उस गर्म पानी का टेम्परेचर क्या होगा? ये तो निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ। अब ये सब निकालने के अल्फा का भी रिक्वायरमेंट होता है, पर वो नहीं किया। बट इतनी सारी डेटा दी, T1 T2 T3 है, T3 निकालना है, R1 R2 R3 है। अब किसी को आइडिया लग रहा है अल्फा कैसे निकलेगा? सोचो, सब नहीं बता दूं? तुम्हारे सामने इक्वेशन है, गलत सोचने के पैसे नहीं कटेंगे, ना एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी, ना एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाएगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्लास में गलती कर सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, गोली मार दो या सही भी जान बोलो। सर R1 R2 और T1 T2 से अल्फा मिल जाएगा हमको। यस। अरे भाई अभी तक तो आपको ये 4 में से एक डेटा निकालने को बोला जाता था और अल्फा दे दिया जाता था। यहां पर भी देखो आप, यहाँ पे R1 R2 का डेटा मिल गया था, T1 T2 में से एक निकालने को बोला था। अगर चारों ही दिया हुआ है, R2 भी दिया है, R1 भी दिया है, T2 भी दिया है, T1 भी दिया है, तो अल्फा तो निकल ही सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करके अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करूंगा, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। और याद करो, इसको सब सॉर्ट कर कुरा के आपका सेशन खोलो 3.3, वहां पे अल्फा को सब्जेक्ट बना के दिया गया है कि कभी अल्फा निकालना हो तो कैसे निकालना। तो यहां से अल्फा का वैल्यू अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, R2 माइनस, वो रेजिस्टिविटी के टर्म्स में दिया है, आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हो, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सही लिख रहा हूँ क्या मैं, हाँ, डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1। देख लेना मैंने शिफ्टिंग सही कर रखी है। तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो। क्या ये पता लगा? पहले दो डेटा जो गिवन है उससे। अब अगर अल्फा मिल गया तो अभी तक जो क्वेश्चन में करते आ रहे थे वही कर देना वापस से। अब यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर किसको लेके चलूंगा मैं 0 डिग्री वाले को रेफरेंस की तरह मान। तो यहाँ पे अगली बार जो इक्वेशन बनाऊंगा वो इन दोनों के बीच में बनाऊंगा, इसको कॉमन ही रखा है मैंने दोनों के लिए। तो अगली बार जब अल्फा मिलता है यहां से तो क्या लिखूंगा मैं, R3 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T3 माइनस T1। अब R3 का वैल्यू गिवन है, R1 का वैल्यू गिवन है, R3 है 5.795, R1 है 5, 1 प्लस अल्फा आप निकाल के यहां से ऊपर से बैठे हुए होंगे। T3 का वैल्यू निकालने के लिए कहा है और T1 का वैल्यू 273 केल्विन है, तो आपका ये T3 निकल जाएगा। एक एक्स्ट्रा स्टेप करने के लिए उन्होंने आपको फोर्स किया इस क्वेश्चन में,
पहले अल्फा निकालो, मेहनत करो, फिर पुट करो। कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन में? तो ये पहले अल्फा की ये स्टेप लिख के थोड़ी जगह छोड़ देना इसके सोल्यूशन के लिए, और फिर इसको लिख के इसके लिए जगह छोड़ देना। यस फॉर सर T2 को क्यों नहीं रेफरेंस ले सकते? मतलब जब हम रेफरेंस टेम्परेचर की बात करते हैं तो कंपेरेटिवली क्या इजी पड़ता है। देख यहाँ पर अगर मैं इसको सेल्सियस के टर्म्स में सॉल्व करूं तो T1 तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको अभी केल्विन में रख रखा है। अगर आप डिफरेंस की बात करते हो तो आप सेल्सियस में भी रख सकते हो, तो उससे फायदा क्या होगा, एक टर्म 0 हो जाएगा T1 वाला पार्ट। तो अभी अगर आप करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा, इसको आप 0 रख दो, यहाँ पर T1 को 0 रखो, मतलब ये डायरेक्टली। तो उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी बन जाता है। इसलिए हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस दिया हो क्वेश्चन में तो वो रेफरेंस की तरह ही रखना उसको हमेशा। तो मतलब आंसर तो सेम ही आएगा ना? सेम ही आएगा। देखो एग्जांपल के तौर पर अगर आप इधर 0 रखते हैं और यहाँ का आंसर 100 आता तो डिफरेंस क्या होता, 100। अब ये वाला इसी की बात कर लेता हूँ, T2 का वैल्यू कितना है 100 और यहाँ का 0, तो डिफरेंस 100 आया। अब अगर मैं यहाँ पे केल्विन में रखता तो 0 की जगह 273 रखना पड़ता, तो यहाँ पे T2 की 373 रखना पड़ता, तो भी डिफरेंस तो 100 ही आना था। इसलिए डिफरेंस लेते वक्त फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ये चीज नहीं कही क्योंकि क्या कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, सर रखना है या नहीं रखना। तो मैंने बोला हर बार 273 को कन्वर्ट करके रख दो। अगर आपको लगता है सर मैं को क्लियर हो चुका है तो मैं सेल्सियस में भी रखूं तो चल जाए, और डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करके फाइनल आंसर में 273 ऐड कर दो तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको फाइनल आंसर्स नहीं दे रखे हैं जीएससीबी के नोट्स में तो मैं फाइनल आंसर्स इनके लिखवा देता हूँ। ये इस बार मैंने अगले नोट से बोला ही है कि आंसर्स होने चाहिए सर से। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये कौन सा था, 23 है ना। 23 का जो आंसर आया था हीटिंग एलिमेंट वाला ही था ना, वो 867। यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 आया था वो 867 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ का जो T3 आने वाला है वो T3 होगा 345 पॉइंट ऐसा कुछ दिया है, 65 डिग्री सेल्सियस। ये T3 आएगा। अल्फा का वैल्यू आपको ही देखना पड़ेगा, T3 ये फाइनल आंसर है यहाँ। डन। जितना इंफॉर्मेशन है वो लिख के रख लो, सॉल्व आप कर ही सकते हो बाद में, थोड़ा खुद भी तो करोगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो जीएससीबी के नोट्स में नहीं है पर इसमें एक अच्छा कंसेप्ट यूज हुआ है जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 सीबीएसई वालों के नोट्स का। तो क्वेश्चन है, कोई भी आ सकता है, तो ऐसा कभी मान के मत चलिएगा कि उनका है तो हम नहीं करें, हमारा है तो वो नहीं करे। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बस अब मेरी लिमिट है हर नोट्स में क्वेश्चन डालने की, इसलिए वो लिमिट के हिसाब से मैं क्रॉस नहीं कर सकता वो लिमिट। हटा दूं पेज? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बड़ा इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा वो निकालना है, और डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम कुछ ऐसा है, ऊपर बना लीजिएगा 2 ओम, नीचे बना लेना 3 ओम। यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया है, यहां पर 4 ओम्स, और फिर नीचे बैटरी दे दी है, और बैटरी के साथ यहां पर एक और रजिस्टर है जो गायब हो गया है, 2.8 ओम होगा।
और ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। बोला है कि ये जो 2 ओम वाला रजिस्टर है इसमें से कितना करंट पास हो रहा होगा वो निकाल। क्वेश्चन में तो कुछ समझने जैसा है नहीं, बस सिंपल सा ये करने में ही काम लगेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन की क्या है, आपको आगे वाले चैप्टर में जाकर मैं ये बताऊंगा। ये बैटरी डीसी है तो सबको पता है, बैटरी डायरेक्ट करंट देती है हमेशा। घर पे जो आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ऐसा साइन के ग्राफ की तरह। तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस कभी भी डायरेक्ट करंट पास नहीं हो सकता है, ये लिख के रखो। कैपेसिटर, एक स्टेटमेंट लिख के रखो, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। क्यों, वो चैप्टर 7 में समझाऊंगा, वहां का कंसेप्ट है, उसके लिए कुछ चीजें और पढ़नी जरूरी है। बट एक चीज, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअली चैप्टर 7 का और इधर का, तो आपको पता लगे, एक चीज सिर्फ लिख दो, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता, जाने ही नहीं देता, पास ही नहीं होने देता। अब उससे आपका क्वेश्चन इजी कैसे बन गया, अगर मेरी बैटरी से निकला हुआ करंट इस कैपेसिटर से पास ही नहीं हो सकता तो फिर वो 4 ओम के अक्रॉस पहुंचेगा ही नहीं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सर्किट मेरे लिए तो ये बीच वाला ब्रांच ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होगा, तो इसको मैं उखाड़ के फेंक सकता। तो मेरा डायग्राम दिखेगा कितना सर, अब बस इतना दिखेगा। ये 2.8, ये 2, ये 3, बीच वाला ब्रांच ही मैंने निकाल दिया क्योंकि उसका काम ही नहीं बचा। अगर कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है तो वो सर्किट में रह के करेगा क्या मेरे लिए। अब तो इजी दिख रहा है। क्या मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो तुम, बड़ा इजी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर वाले दो को पैरेलल में सॉल्व करोगे और उसका आंसर 2.8 के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो बताओ कितना आंसर है। सबसे पहले आर नेट निकालना है क्वेश्चन में। इसको नाम देना है तो दे सकते हो, ये पॉइंट ए है यहाँ पर, ये पॉइंट बी है, इसको R1 दे दिया, इसको R2 दे दिया और इसको R3 दे दिया। तो नेट वैल्यू ऑफ, देखो अगर बहुत सारा झुंड आया हो कैपेसिटर का तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालना रहेगा, और बहुत सारे रेजिस्टर आए हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना होगा। ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो। कुछ भी क्वेश्चन में आगे जाने से पहले आर नेट या सी नेट यही निकलता है। चैप्टर 2 हो तो सी नेट, चैप्टर 3 हो तो आर नेट, एंड दिस इज वी नेट। तो 1/R12 is equals to 1/R1 plus 1/R2. 1/2 plus 1/3 is 1/R12. तो R12 आ जाएगा आपका 6 बाई, ये हो जाएगा आपका 5/6, 6/5, 1.2 ohms। ये 1.2 आया, 1.2 आया ना, रुक जाओ मैंने कुछ गलती ना की हो, 5, हाँ 1.2। और आर नेट निकालना है तो R12 प्लस R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये हो गया 1.2 और R3 का वैल्यू कितना है 2.8, आंसर आ गया 4 ohms। ये आपका नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आएगा सर्किट में। देख लो भाई, किसी ने कोई गलती की हो तो चेक कर लेना, मैंने की हो तो मुझे बता देना, जो कि है नहीं तो बता सकते नहीं, मुझे आंसर याद है इसलिए। अरे 6.2 वाला कौन था भाई, विश्वा क्या कर रहा है तूने, 6.2 कैसे लिया ये आंसर। सर मैंने 6/5 और 2.8 को प्लस किया तो 6/5 और 2.8 को प्लस किया तो 6.2 आंसर आया। ऐसा कैसा, हाँ ऐसा कैसा प्लस किया। एक सेकेंड। नया मैथ्स नहीं निकालने का भैया, वो एक न्यूटन भाई साहब ने निकाल के दिया है कैलकुलस न्यू मैथ्स अपने लिए वो काफी है। तीसरा मैथ्स विश्वा निकाल देगी। दिस इज माय मैथ्स, माय लाइफ माय रूल्स।
फॉलो तो करना पड़ेगा भाई। आर नेट है, वी नेट है, तो आई नेट भी निकल जाएगा। जो बैटरी से करंट निकला ओम्स लॉ से, वी नेट बाय आर नेट, तो वी नेट है 6, ये 4, आंसर आ गया 1.2 एम्पियर। 1.2 ही आएगा ना? नहीं, 1.5 एम्पियर। ये बैटरी से करंट निकला। यहां तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आना चाहिए अगर ये डायग्राम दिया जाए तो। दिस इज इजी पार्ट। हर बार पहले आर नेट निकालना है और वी नेट दिया ही होगा तो वहां से नेट करंट निकलेगा। अब आपका काम शुरू होता है कि अगर मेरा 1.5 एम्पियर का करंट यहां से निकला तो यहां पे जाके तो वो डिवाइड होगा, ये तो पैरेलल है, तो कुछ करंट जाएगा 2 के क्रॉस, कुछ करंट जाएगा 3 के क्रॉस, तो मुझे 2 वाले के क्रॉस निकालना है। अगर 2 और 3 पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के अक्रॉस क्या सेम रहना जरूरी है? इफ 2 ohm resistor and 3 ohm resistor are connected in parallel, then क्या चीज कांस्टेंट होगा? से भी जान गई सर वोल्टेज। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। जितना 2 के अक्रॉस होगा उतना ही 3 के अक्रॉस होना चाहिए। तो V अक्रॉस 2 ohm is equal to V क्रॉस 3 ohms। अब मान लो ऊपर करंट कितना गया आपका? I। इधर देखना, अगर इधर जो करंट आ रहा था उसमें से ऊपर I गया तो नीचे कितना गया होगा? टोटल माइनस I, दैट इज 1.5 माइनस I। वापस से, अगर मेरा यहां से 1.5 आया तो उसमें से कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। ऊपर अगर मैं मान रहा हूं I गया तो टोटल करंट अगर 1.5 आया था तो बच्चा वो नीचे चला जाएगा। तो अब देखो इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाओ तो क्या होगा? I इंटू आर दैट इज 2 ohms, और इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो ये हो गया 3 इंटू करंट कितना है 1.5 माइनस I। और दोनों को इक्वेट क्यों कर पाया? क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में। तो मैंने वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस 2 वोल्ट और पोटेंशियल अक्रॉस 3 वोल्ट को इक्वेट कर रहा। अब आई निकाल लो, आपका आंसर आ गया। आई तो चाहिए था। व्हाट इज करंट अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टर? तो ये हो गया 2I, ये हो गया 3, मतलब 1.5, 4.5 माइनस 3I। 3I उधर जाके बन जाएगा ये 5I। 4.5 I is equal to 4.5 by 5, दैट इज 9/10। तो 9/10 एम्पियर का करंट जाएगा ऊपर 2 ohm के अक्रॉस, और बचा हुआ करंट नीचे चला जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे जहां पर इसी तरीके से ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और किसी एक ब्रांच का करंट निकालने को बोला होगा। तो याद रखना, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो कंसेप्ट कौन सा यूज करोगे? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा तो उनको इक्वेट करके करंट निकाल देना। सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है, एंड जीएसईबी में वो क्वेश्चन के टर्म्स में नहीं दिए पर एग्जाम्पल 14 है। आप दोनों के एग्जाम्पल सेम ही है। एग्जाम्पल 14 वाले क्वेश्चन में भी कंसेप्ट यूज हुआ होगा कहीं ना कहीं। मुझे जितने इंपॉर्टेंट इस सेशन में क्वेश्चंस लगते थे मैंने वो करवा दिए। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी आप कर सकते हो ऐसा। तो ये वाले क्वेश्चंस करके क्वेश्चन नंबर 18 जीएसईबी का और 7 सीबीएसई का, 7 सीबीएसई और 18 जीएसईबी, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 17 और 18 है। तो देख लीजिएगा वहां पे क्वेश्चन पढ़ के, वो वहां से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों को चैप्टर 2 का सॉल्व करवाना था, मुझे याद दिलाया था किसी स्टूडेंट ने, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 20 वो चैप्टर 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो एक कंसेप्ट की तरह आपको याद रखना है। तो वो लास्ट है जो मैं चाहूंगा आज वो मैं करवाऊँ आपको।
3.2 के भी न्यूमेरिकल है, कुछ मैंने सॉल्यूशंस अपलोड करवाए हैं, तो प्लीज जाके देखना और समझना है तो पूछ लेना। अब मुझे आपका होमवर्क कंप्लीट चाहिए बहुत। अगर होमवर्क पेंडिंग करते हो, चैप्टर 2 तो हो चुका होना चाहिए अभी तक, आपकी किस्मत है मैंने देखा नहीं है, देख लेता तो मैं क्लास से निकाल देता अगर किसी का इनकम्प्लीट है अभी भी तो। और 3 आधे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो वो कंप्लीट तो करना है। मुझे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे आपके काम में इंटरेस्ट। काम होगा आगे तो आगे जाने में कोई मतलब है, मैं करवाए जाओ और आपने करा ही नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला। और आगे जाके आप अपने सीनियर से बात कर लो, उन्होंने ये पिछले साल ऑनलाइन में फेस किया ही है सर, शुरू में तो हम ध्यान ही नहीं देते थे, ऑनलाइन था, एग्जाम्स आ नहीं रही थी, और जब आती है तब फट जाती है। सर कैसे करूँ इतना सारा? किसी के दिमाग में ऐसा हो कि मेरी भी बोर्ड कैंसिल होने वाली है तो निकाल ड्रॉप कर देना, पोटेंशियल की तरह ये आइडिया, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, ये आइडिया कि ये आपकी होगी। तब वैक्सीन नहीं थी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी अभी तक की। आपकी एग्जाम तक सब खत्म कर चुके हो गए काम, तो आपकी 100% एग्जाम होगी और मोस्टली टाइम पे ही हो सकता है एक आध 15-20 दिन ऊपर नीचे हो जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जो ये सोच के बैठा है कि सर ये तो मेरी एग्जाम नहीं होगी, मैं भी इंजॉय करूंगा, ऐसा मत सोचना, फंस जाओगे बहुत बुरे। और आपको कोई फ्रेंड सोच रहा हो तो उसको भी ये गाइड कर देना, बेटा बाद में एक साथ नहीं होगा, जब अनाउंस होगी सब चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 चैप्टर नंबर 2। मैंने सही बोला हो बस, मैं भी तुक्का ही मार रहा था कि एग्जाम्पल 20 होगा। यस, एग्जाम्पल 20। पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी, इन सब के साथ क्या होगा अगर ये दो डिफरेंट सिनेरियो किए जाए तो ऊपर। सब पहुंच गए एग्जाम्पल 20 में? सबसे पहले आई होप आप भूले ना हो, क्योंकि चैप्टर 2 का टेस्ट देना है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है वो बता देता हूं। व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डेंसिटी, इनके साथ क्या होगा अगर इनकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए। अब केस 2 है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के बैटरी से कनेक्टेड रखा जाए और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। तो दोनों केस में ये पांचों क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपके जो 2.5 के एक दो न्यूमेरिकल है वो इसी पर बेस्ड है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, आपको सम अप करके पीछे टेबल भी बना के दी गई, तो वो याद हो जानी चाहिए। तो क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर ये कैपेसिटर है तो इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो है ई नॉट लेट से। अब अगर मैं एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन होता था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सब पॉजिटिव चार्जेस चले जाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव जाते थे, और अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी। तो ई नॉट तो थी, अंदर पोलराइजेशन की वजह से एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गई ईपी। तो डाइलेक्ट्रिक में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती थी, और अंदर की फील्ड कैसे निकाली जाती थी? इस डायरेक्शन में ई नॉट, इस डायरेक्शन में है ई नॉट, और इस डायरेक्शन में है ईपी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती थी ई नॉट माइनस ईपी करके। याद आया ये केस? तो अगर मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है, तो अब प्लेट्स के बीच की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ई नॉट माइनस ईपी। अभी हाल यहां पर अगर प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोला होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या? E इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला याद आया?
अभी मैं उन पॉइंट्स पे नहीं जा रहा हूँ जो उधर पॉइंट दिए हुए हैं, अभी मैं एक जनरल कुछ कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ तो वो पॉइंट समझ में आया। V इज इक्वल टू E इंटू डी होता था, याद करो ये फॉर्मूला 2.2 में डिराइव करवाया था, dV बाई dr विद नेगेटिव साइन। तो मैंने बोला था ऊपर V लिख दो, नीचे R आ सकता है, L आ सकता है, D आ सकता है, सब डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से V क्या बन जाता है, E इंटू डी। तो अगर डाइलेक्ट्रिक को डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक पहले ई नॉट थी और जब स्लैब को अंदर डाला तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं है, ई नॉट माइनस ईपी है, फील्ड रिड्यूस हुई। अगर फील्ड रिड्यूस हुई तो पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आप समझो पॉइंट नंबर 1 केस 1 की बात हो रही है, सब खोल के रखना वहां पे, ये आपका केस नंबर 1 अगर दिख जाए तो, when capacitor is connected to a battery, तो मतलब स्लैब डाला हुआ है और यहां पर ये बैटरी से कनेक्टेड भी है। मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की वजह से लॉस हुआ, बट बैटरी क्योंकि कनेक्टेड है तो क्या करेगी, बैटरी उसकी भरपाई कर देगी। जैसे कि इनिशियली मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस था 10, but due to introduction of this dielectric slab, अब इन प्लेट्स का पोटेंशियल 10 से रिड्यूस होके कितना हो गया 8। 2 का नुकसान हुआ, पर बैटरी अभी भी लगी हुई है। बैटरी क्या करेगी, मेरे पास तो दम है ना, वो और यहाँ पे चार्जेस भेजेगी और इसको वापस से 10 पे ले आएगी। मतलब अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ता, वो जितना भी नुकसान होता है वो भरपाई कर देती। पहला पॉइंट रीड करो जय। आवाज नहीं आ रही जय? नो, ये हेडफोन वालों की प्रॉब्लम ही है, खर्चा करके भी आवाज नहीं सुनानी तुम्हें, कैसे कैसे क्यों कर? नहीं नहीं, वो संजय दत्त वाला नहीं नहीं, भाई कोई और ही बताओ फिर, तो इसकी आवाज तो नहीं आ रही। कृषा वीडियो ऑफ वालों से बात करते। कृषा की भी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, मतलब मस्ती चल रही है ऐसा। कृषा तेरी भी आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? दिया Yes, sir. So potential difference वाला point. यस, Potential difference as the capacitor is connected to battery, hence potential difference will remain the same as V naught because the loss in potential difference due to introduction of dielectric is compensated by external potential difference by the battery. सबको क्लियर है ये पॉइंट? लॉस हुआ क्यों? क्योंकि फील्ड रिड्यूस हो गई। फील्ड के रिड्यूस होने से वो लॉस हुआ, पर उस लॉस को कंपनसेट किसने कर दिया? बैटरी ने। बैटरी के पास था, कर दिया उसने। दूसरा सबसे अच्छा केस कौन सा होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को फर्क ही नहीं पड़ता है कि बैटरी कनेक्टेड, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बैटरी कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड। हमने डिराइव किया था वो के टाइम्स हो जाता है। तो दोनों ही केस में वो इनिशियल से के टाइम्स ही होने वाला है। इसमें याद रखने की जरूरत नहीं बैटरी कनेक्टेड हो या इस बैटरी को निकाल फेंका हो, अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है तो उसकी कैपेसिटी के टाइम्स ओरिजिनल से बढ़ चुकी है। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको स्टार्टिंग में उन्होंने ये कंसीडर किया हुआ है कि जितनी भी इनिशियल वैल्यूज है उसको हम क्यू नॉट, सी नॉट, वी नॉट, ई नॉट, यू नॉट और म्यू नॉट इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू को नॉट नॉट लगा के रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनिशियली कैपेसिटेंस सी नॉट था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद के टाइम्स हो गया के सी नॉट। सेकेंड पॉइंट तक क्लियर सबको? थर्ड, चार्ज। चार्ज का वैल्यू सीवी होता है। तो अगर मैं चार्ज को देखूं तो सी वी नॉट, ये मेरा चार्ज आ गया। पोटेंशियल तो वी नॉट ही रहना है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये हो गया सी, पर सी की वैल्यू के टाइम्स कर सकते हो के सी नॉट। नोट्स में देखते जाओ, यहां पर के सी नॉट। तो
इनिशियली सी नॉट वी नॉट को क्यू नॉट लिख दिया, मतलब चार्ज भी के टाइम्स बढ़ गया। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं आपको, इनिशियल चार्ज निकालना हो क्यू नॉट, तो वो क्या होगा, सी नॉट इंटू वी नॉट, इनिशियल कैपेसिटेंस इंटू इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल चार्ज निकालना हो तो वो क्या होगा, सी वी नॉट। जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो वही रहेगा, पर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम सी नॉट। तो दिस सी नॉट वी नॉट बिकम्स क्यू नॉट। तो मेरा बाद का चार्ज कितना हो गया, के टाइम्स बढ़ गया। और वो तो ऑब्वियसली बात नहीं है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो चार्ज तो बढ़ता है, तभी तो कैपेसिटी बढ़ती है, तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो चार्ज के लिए के टाइम्स हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कनेक्टेड हो बैटरी के साथ, स्लैब इंसर्ट करके बैटरी के साथ कनेक्टेड हो, तो चार्ज के टाइम्स बढ़ जाता है। ये आपको फाइनल रिजल्ट की तरह याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वी बाई डी। अगर पोटेंशियली चेंज नहीं हुआ, अगर मैं बोल रहा हूं जो वो पोटेंशियल में कमी आ रही थी वो बैटरी ने पूरी कर दी वापस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एज इट इज ही रहेगी व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, याद रखना, डिस्कनेक्टेड की केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जो कुछ भी कमी हो रही थी वो बैटरी ने भरपूर्ति कर दी। तो अगर ई का वैल्यू वी बाई डी होता है, सॉरी ये ई का वैल्यू वी बाई डी होता है, तो ना न्यूमरेटर चेंज हो रहा है ना डिनोमिनेटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी। दृष्टि रीड कर दे ये पॉइंट। सर आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ. Since potential difference does not change, hence electric field also remains constant at E naught because E is equal to V by D and neither V nor D is changed. ऑलराइट, अब बात आती है एनर्जी स्टोर्ड की। तो उसका एक छोटू सा डेरिवेशन उन्होंने करके दे दिया आपको कि इनिशियल एनर्जी क्या है। ये मैं कर देता हूं आपके लिए कि इनिशियल एनर्जी यू नॉट होगी हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। याद करो, हाफ सी वी स्क्वायर डिराइव किया था फॉर्मूला। अब फाइनल एनर्जी निकालना है, क्या होगी, तो हाफ कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया है तो के सी नॉट, और पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो ये हो गया हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इंटू के। इसको मैंने बोल दिया इनिशियल एनर्जी, तो मेरी फाइनल एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ चुकी है। ये उन्होंने भी डिराइव करके वहां पे दिया हुआ, और सेम एनर्जी डेंसिटी के लिए कर दिया है। तो पहले वाला केस सब पढ़ लो, केस 1, कि जब एक कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाए, जब एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाए, अगर वो कनेक्टेड होगा तो ये वैल्यूज इस तरीके से डिपेंडेंट वेरी करती है। और अब अगला होगा डिस्कनेक्टेड वाला केस, जहां पे बैटरी को हटा दिया जाए, तो क्या होगा वो देखना है। तो पहले आप ए बी सी डी ई एफ पॉइंट पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे जाता हूं। आपके नोट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको ये काम में आ सकता है, ये कंसेप्ट की तरह याद रखना है आपको। इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत चांसेस है कि आपको ये खुद से पढ़ने पर समझ नहीं आता। कोई डाउट है ऊपर वाले में? नो, चलो इधर वाला देख लो। अब लॉजिक से बात करते हैं अपने। एक कैपेसिटर था, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से जब कनेक्ट किया तो चार्जेस इसके ऊपर आने लग गए, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 कूलम का चार्ज आया,
और फिर मैंने बैटरी निकाल के फेंक दी, मतलब ये दोनों एंड ओपन हो गए, तो जो चार्ज आया है अब उसके पास रास्ता है कहीं जाने का, वो तो ट्रैप हो गया, उसके साथ तो धोखा हो गया, उसको भेजा गया और फिर मतलब एक तरीके से एक ब्रिज बनाया गया, दूसरी साइड भेजा और ब्रिज तोड़ दिया। तो पहला पॉइंट, जब आप चार्ज बैटरी को एक बार डिस्कनेक्ट कर दोगे, जितना चार्ज आ चुका है वो वहीं रहेगा, अब वो कहीं जा आ नहीं सकता है। चार्ज विल रिमेन सेम व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। फर्स्ट पॉइंट रीड करो विधि, फर्स्ट पॉइंट रीड करो। विधि शाह पालड़ी। यार एक तो रात में भूख लगे और तुम इतना बुलवाते हो यार, कर दो एक ही बार में। अनम्यूट ही नहीं करना विधि को, ठीक है। प्रिंस, अरे प्रिंस वीडियो ऑफ रखने की तूने परमिशन ले ली क्लास से पहले, नेट खत्म था, अनम्यूट करके बोलने की तो रख। चैट बॉक्स के थ्रू क्या बोल रहा है, इधर से बोल अनम्यूट करके। प्रेजेंट बट नॉट अटेंटिव, इस सब में तेरी अटेंडेंस में डलवाऊं बेटा। अनम्यूट कैसे नहीं हो रहा, मैंने तो परमिशन दे रखी है सबको अनम्यूट करने की, अब कैसे नहीं हो सकता? बुद्धू बना रहे हो। इसलिए मैं वीडियो ऑफ वालों से बात करता हूँ, ये मेरे को क्या भरोसा ही नहीं, ट्रस्ट ही नहीं होता, इधर हो कि नहीं हो तुम। राशि, राशि रीड पॉइंट नंबर ए। राशि आवाज तो नहीं आ रही है ना, वीडियो दिख रहा है, कोई बात नहीं। विश्वा, जो रोज ऑन ऑफ ऑन करते वीडियो, मुझे उसका इशू नहीं, जो नहीं करते मैं उनसे बात। भाई राशि आवाज तो नहीं आ रही, इतनी प्रॉब्लम हो सकती है वो। प्रीति, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है क्या? मुझे लगा इनमें मैं अपने से बात कर रहा हूँ। प्रीति को आवाज आ रही? Yes, sir. थैंक यू, थैंक गॉड। प्रीति पॉइंट ए रीड कर दो ना। Charge. Here charge remains constant since the capacitor is isolated and there is no source for डिस्चार्जिंग, discharging. Hence Q equals to तो यही मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट भी रीड कर दो प्रीति, कैपेसिटेंस का। capacitance. On introduction of dielectric slab, capacitance becomes C equals to Kc. तो मैंने दोनों केस में बोला बैटरी से कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स ही रहने वाला है। और धनुष का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट रीड करो। The potential difference become V, where V is equals to QC is equals to Q naught KCQ is equals to V naught K. अब देखो, अगर मैं इनिशियल वोल्टेज की बात करूं, यार ये तो काम नहीं करेगा। इनिशियल वोल्टेज की बात करूं V नॉट, तो V होता है Q बाय C, तो इनिशियली वोल्टेज कितना होगा? Q नॉट बाय C नॉट। अच्छा मेरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं क्या लिख रहा हूं? इनिशियली मेरा वोल्टेज कितना होगा? Q नॉट बाय C नॉट। फाइनल वोल्टेज निकालने जाऊंगा तो वो कितना है? Q बाय C, तो चार्ज तो एज इट इज ही रहना है, फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा तो Q का Q नॉट ही है वो तो, बट कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया, तो अब ये Q नॉट बाय C नॉट को इनिशियल वोल्टेज लिख दिया बाय K, मतलब वोल्टेज K टाइम्स रिड्यूस हो गया। पता लगा ये? तो जिस तरीके से
फर्स्ट केस में पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे वोल्टेज k टाइम्स रिड्यूस हो गया क्योंकि बैटरी नहीं है, पर पूर्ति कौन करेगा, कंपनसेट कौन करेगा, बैटरी तो निकाल दिया आपने। तो ये वाला पार्ट आ जाता है आपका इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड V/d होता है, तो अगर पोटेंशियल k टाइम्स कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑटोमेटिकली k टाइम्स कम हो जाएगी। तो मानुष रीड पॉइंट नंबर C, नहीं पॉइंट नंबर D। Electric field becomes E, where E is equal to Vd is equal to V0 by Kd is equal to E0 K. तो पोटेंशियल को उन्होंने रिप्लेस कर दिया V0 बाय K से, और V0 बाय K से ये आपका E0 बाय K बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स कम हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड में भी सेम फॉर्मूला लगाया गया है। एनर्जी स्टोर्ड के लिए इनिशियली एनर्जी आपकी U है, U0 इज Q0 स्क्वायर बाय 2C0, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी क्या होगी, Q0 स्क्वायर बाय 2, और C कितना हो गया था, K टाइम्स C0। तो ये हो गया Q0 स्क्वायर बाय 2C0 1 बाय K, इसकी जगह लिख दिया U0 और K एज इट इज। तो आपकी फाइनल एनर्जी भी K टाइम्स कम हो गई। मतलब आप एक चीज देखो, ऊपर जो चीज बढ़ रही थी वो ज्यादातर K टाइम्स बढ़ रही, और इधर जो चीज कम हो रही है वो सब K टाइम्स रिड्यूस होते जा रही। तो एक ट्रेंड ऐसे याद रख सकते हो। सेम फॉर एनर्जी डेंसिटी, वो अब आप देखोगे इन सबको सम अप करके उन्होंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया यहां पर। तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में इजी रहे कि अगर बैटरी से वो कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो आपको ये कभी कोई वैल्यूज निकालने को दी जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, और अगर डिस्कनेक्टेड है तो ऐसे करना है। तो ये मुझे लगता है मुझे सॉल्व कर मतलब डिस्कस करवाना था, तो मैंने एक बार करवा लिया कि जब आप इससे रिलेटेड चीजें देखो तो आपको थोड़ा, अगर मैं कोई बात नहीं, मतलब जब मैं समझाऊंगा तो आपको पता रहे कि हमने पढ़ा था ऐसा क्लास कि वो V0 बाय K हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है। एक बार और देखो, इसको लर्न करो, बिना लर्न करे कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में मैं 3.4 स्टार्ट करूंगा। 3.3 तक के जो भी डाउट निकल के आ रहे, जैसे भी आ रहे, आप मुझे भेज सकते हो। हर क्लास की मैं पैरेट की तरह मैं बोल देता हूँ, अभी भी बोल रहा होता था की तरह भाई कि भाई पूछ लो, बाद में तुम प्रॉब्लम फेस करोगे, मैं नहीं। मैं याद दिलाऊंगा, मैंने हर क्लास में बोला था कि भाई पूछ लो। मैं तो मेरा काम अच्छे से करना चाहता हूँ, तुम यूज कर लो रिसोर्सेस का। चलो, तो डाउट है किसी को तो वो रुक जाओ, बाकी को मैं छोड़ रहा हूँ। ऐश करो 5 मिनट पहले।